30,000 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट लगता है दोस्तों, लेकिन इतना ही बड़ा स्कैम कर देता है एक ऐसा व्यक्ति जो कभी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के डिब्बों में घूमकर फल बेचा करता था। बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर, बड़े बड़े पॉलिटिशियन को कैसे वो इस स्कैम में अपना पार्टनर बना लेता है, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। अभी कुछ दिनों पहले एक सीरीज रिलीज हुई इसी स्टोरी पर बेस्ड, स्कैम 2003 करके। बहुत सारे लोगों ने वो सीरीज़ देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो वीडियो के बाद जाकर सीरीज़ को देखिएगा, आपको बहुत सारे कनेक्शन समझ में आएंगे। और जिन लोगों ने इस सीरीज़ को देख लिया है, मैं उनको बताता चलूँ कि इस स्कैम में जो भी MLA, जो भी मिनिस्टर्स, जो भी पुलिस ऑफिसर्स या IAS रैंक के जो अधिकारी तक का नाम सामने आया था, उन सारे लोगों का जो कैरेक्टर नेम था उस सीरीज में चेंज कर दिया गया था ताकि उनकी प्राइवेट आइडेंटिटी बाहर ना आए। लेकिन दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा, सब लोगों के नाम बताऊंगा और उनकी क्या क्या इन्वॉल्वमेंट थी इस स्कैम में वो भी बताऊंगा। सो दोस्तों, अगर हमारा ये रिसर्च, हमारी ये मेहनत आपको पसंद आती है तो हमारा ये चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कहानी शुरू होती है दोस्तों खानापुर विलेज से, जो कि कर्नाटक के बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। माँ बाप और 2 भाइयों के साथ अब्दुल करीम तेलगी एक छोटे से घर में रहता था। 7 साल की एज में उसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है और अब अब्दुल के कंधों पे सारी जिम्मेदारियां आती है। अब्दुल करीम तेलगी को बेसिकली आगे चल के मैं वीडियो में तेलगी के नाम से ही रिप्रेजेंट करूंगा, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। सो अब जब जिम्मेदारियां आती हैं तो वो उसको निभाने के लिए खानापुर रेलवे स्टेशन पर टोकरी में फ्रूट सेलर का काम करता है और यहीं फल बेचते बेचते वो बड़ा होता है। पढ़ाई को भी अपनी कंटिन्यू रखता है, पढ़ाई छोड़ता नहीं है और वो ऐसे करते करते वो अपना ग्रेजुएशन को कंप्लीट करता है। अब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका था, तेलगी बड़ा हो चुका था, तो उसको लगता है कि यार जॉब करते हैं, क्योंकि मेरे पास अब डिग्री भी है और इस काम में उतना प्रॉफिट भी नहीं है। तो अब वो निकल पड़ता है मुंबई के लिए ताकि उसको एक अच्छी नौकरी मिल पाए और वो अपने परिवार का ध्यान रख पाए। मुंबई पहुंचता है, जल्दी ही उसकी फिलिक्स इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी में एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव नौकरी लगती है 3800 रुपये महीने पे। लेकिन दोस्तों, उसकी परफॉर्मेंस उस कंपनी में अच्छी नहीं थी, इसी कारण उसको जल्दी ही उस नौकरी से बाहर कर दिया जाता है। नौकरी से निकलने के कुछ देर बाद उसको किशन गेस्ट हाउस में एज अ मैनेजर का काम मिलता है और यहीं पर तेलगी की मुलाकात होती है शाहिदा बेगम से और आगे चल के 1987 में तेलगी की उनसे शादी हो जाती है। अब परिवार बड़ा हो चुका था, पैसों को भी ज़रूरत थी, तो तेलगी पैसों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए निकल पड़ता है सऊदी अरबिया ताकि वो अच्छे पैसे कमा पाए और अपने परिवार का ध्यान रख पाए। वहाँ पर जाकर वो जॉब करता है, लेकिन वहाँ पर भी उसकी जॉब अच्छी नहीं चलती है, तो वो कोई अपना बिजनेस करता है, काम धंधा ढूंढता है और उस बिज़नेस से अच्छा पैसा भी बनाता है। लेकिन कुछ समय बाद वो मुंबई फिर से वापस आ जाता है। अब तेलगी अकेला नहीं आया था, उसके पास था एक बहुत ही बड़ा मैसिव बिजनेस प्लान। उस समय दोस्तों 90s का दौर था और लोग गल्फ कंट्री जाना चाहते थे काम करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे काम भी था और अच्छे पैसे भी मिलते थे। अब ये अपॉर्चुनिटी दिखती है तेलगी को और वो भी अपना ट्रैवल का बिजनेस स्टार्ट करता है। लेकिन पैसे ज़्यादा कमाने के चक्कर में एलिजिबल क्लाइंट्स को तो वो बाहर भेजता ही था, लेकिन जिन लोगों के प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, जो लोग एलिजिबल नहीं थे, उन लोगों का भी फेक डॉक्यूमेंट बना करके उनको भी बाहर भेजता था। उस दौरान बेसिकली उतना स्ट्रिक्ट रूल नहीं होता था, तो बहुत सारे लोग फेक डॉक्यूमेंट के साथ भी बाहर चले जाते थे। लेकिन दोस्तों, जब ये तेलगी ज़्यादा मैसिव स्केल पे करने लगा तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उसके पकड़े जाने लगे। अब जब डॉक्यूमेंट्स पकड़े जाने लगे, लोगों का डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होने लगा, तो जिन लोगों का डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाता था वो वापस आकर तेलगी से अपने पैसे की डिमांड करते थे और तेलगी पैसा नहीं चुकाता था, इसलिए वो लोग जाकर के पुलिस स्टेशन में तेलगी की कंप्लेन कर देते हैं और 1993 में तेलगी को पुलिस अरेस्ट करती है चीटिंग के केस में। अब यहाँ से एक कहानी मोड़ लेने वाली थी। बोला जाता है दोस्तों, मुजरिम जेल जाकर या तो सुधर जाता है या और ज़्यादा उसी गुनाह के रास्ते पे चलने लगता है। अब जेल में तेलगी की मुलाकात होती है राम रतन सोनी से। ये बेसिकली एक स्टॉक ब्रोकर था और शेयर पेपर फ्रॉड के मामले में जेल आया हुआ था। तेलगी को स्टैम्प पेपर की दुनिया इसी बंदे ने दिखाई। स्टैम्प पेपर की दुनिया और इस स्कैम को जानने से पहले दोस्तों चलिए समझ लेते हैं स्टैंपिंग सिस्टम क्या है इंडिया का। बेसिकली 3 तरीके के स्टैम्प होते हैं। पहला होता है जुडिशियल स्टैम्प, जो कि एफिडेविट फाइल करने के लिए या जो बेसिकली कोर्ट्स के अंदर यूज होता है उसको हम जुडिशियल स्टैम्प पेपर बोलते हैं। नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर दूसरे तरीके का स्टैम्प पेपर होता है जो बेसिकली कोर्ट के बाहर यूज होता है, जैसे रेंट एग्रीमेंट में, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र में या अदर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट्स में, सेल डीड्स में, इन चीज़ों में यूज़ होने वाले स्टैम्प को हम नॉन जुडिशियल स्टैम्प बोलते हैं। तीसरे तरीके का जो स्टैम्प होता है उसको बोलते हैं स्पेशल एड्रेसिव स्टैम्प, जो कि इंश्योरेंस, शेयर ट्रांसफ़र और ट्रांजेक्शन के लेन देन में हम यूज़ करते हैं। लेकिन दोस्तों, इन स्टैम्प को सेल करने के लिए गवर्नमेंट से स्टैम्प पेपर वेंडर का लाइसेंस चाहिए होता था। कोई भी एरा गैरा स्टैम्प पेपर को सेल नहीं कर सकता था और बड़े स्केल पे बिजनेस करने के लिए तेलगी को लाइसेंस चाहिए था। लेकिन दोस्तों, उस समय लाइसेंस 2 से 3 साल की वेटिंग में मिलता था, यानी कि अगर मैं आज अप्लाई कर रहा हूँ तो 3 साल बाद मेरा नंबर आएगा, उसके बाद मेरी बैकग्राउंड्स को देखा जाएगा और सारी चीज़ें अगर क्लियर मिलती हैं तब जाकर कहीं ना कहीं मुझे लाइसेंस इशू होगा। लेकिन तेलगी इतना रुक नहीं सकता था और जो पिछले ट्रैवल के बिजनेस से वो अच्छा पैसा भी बनाया हुआ था, तो उस पैसे की मदद से और अनिल गोटे
जो कि उस समय एक पत्रकार होते थे और उनको पॉलिटिक्स में आने का बहुत ज़्यादा मन था। तो अनिल गोटे की मदद से और अपने पैसे के दम पे वो मिलता है विलासराव देशमुख से, जो कि उस समय महाराष्ट्र के रेवेन्यू मिनिस्टर थे। अब विलासराव देशमुख की मदद से तेलगी को लाइसेंस इशू होता है, जहां पर नॉर्मल व्यक्ति को 2 से 3 साल की वेटिंग के बाद लाइसेंस इशू होता था, वहीं पे तेलगी को 3 महीने के अंदर ही लाइसेंस इशू हो जाता था। उस समय के IAS ऑफिसर आर्यन मोपरवाल, जो कि सुपरिटेंडेंट ऑफ स्टैम्प थे उस समय, उन्होंने स्टैम्प पेपर का लाइसेंस तेलगी को इशू किया। अब तेलगी को लाइसेंस मिल गया था। आज के समय अब ई स्टैम्प आ गया है, हम सारी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट से एक्सेस कर पाते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले स्टैम्प पेपर्स कई साल तक बंडल के बंडल पड़े होते थे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में। सो तेलगी उन सारे ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉय को पैसे दे करके वहाँ से पुराने बंडल्स के स्टैम्प पेपर को मंगाता था और केमिकल की मदद से मुहर और सिग्नेचर के इंक को क्लियर करता था और सारे पेपर्स को मार्केट में सेल करता था। जहाँ अदर वेंडर 2.5% का डिस्काउंट ऑफर करते थे अपने कस्टमर को, वहीं तेलगी 5 से 6% का डिस्काउंट ऑफर करता था और वो स्टैम्प पेपर उसके आसानी से बिक जाते थे। और ये फेक स्टैम्प पेपर पकड़े न जाएं, इसके लिए 25% ओरिजिनल स्टैम्प पेपर को और 70 से 75% फेक स्टैम्प पेपर को तेलगी एक दूसरे के साथ मिक्स करता था, ताकि प्रोबेबिलिटी कम हो जाए पकड़े जाने की। अब इस धंधे को स्केल करने के लिए तेलगी ने बाकायदा MBA ग्रेजुएट्स को हायर किया। 3 टीम बनाई। टीम ए, जो कि तेलगी के लॉयल लोग थे, जिनको अंदर की सारी इन्फॉर्मेशन पता थी, कहाँ से पेपर आ रहा है, कैसे उसको हम फिर से रीयूज़ करने के लिए बना रहे हैं, और आगे चलकर यही टीम ए स्टैम्प पेपर की प्रिंटिंग भी करती है, उसकी बात मैं वीडियो में आगे करूँगा। और टीम ए के मैक्सिमम सारे लोग खानापुर से ही बिलोंग करते थे, जो कि तेलगी का गाँव हुआ करता था। टीम बी MBA सेल्स एग्जीक्यूटिव, जिनका काम था क्लाइंट से डील करना, उनको ऑफर्स के बारे में बताना और अपनी डील को क्लोज करना। जैसे ही टीम बी डील को क्लोज करती थी तो टीम सी बस डिलीवरी पर्सन्स की टीम थी, ये जाकर के स्टैम्प पेपर को डिलीवर कर देती थी। अब तेलगी का फेक स्टैम्प पेपर बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। उसने बहुत सारे पैसे कमाए, सिस्टम को भी बहुत सारे पैसे खिलाए, लेकिन तेलगी को पहला झटका लगता है मई 1995 में। एक केस सामने आता है जहां पर तेलगी की एम्प्लॉय पूर्णानंद करके एक लॉ फर्म है जिससे डील करते हैं, लेकिन उस फर्म के लॉयर को सारा प्रोसेस पता था। अब उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि कोई इतना बड़ा डिस्काउंट कैसे दे सकता है। तब पूर्णानंद लॉ फर्म के लॉयर्स ने तेलगी के आदमियों से स्टैम्प ऑफिस की रसीद मांगी, लेकिन वो रसीद उनके पास नहीं था, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी ओरिजिनल स्टैम्प की भरी जाती है, फेक स्टैम्प की नहीं। लॉ फर्म्स ने ये केस पुलिस में दर्ज किया और ये केस पहुंचता है आर्यल मोपलवार के पास। आर्यल मोपलवार वही व्यक्ति थे जिन्होंने स्टैम्प पेपर का लाइसेंस तेलगी को इशू किया था। उस वक्त तेलगी तो नहीं मिला, लेकिन राम रतन सोनी को पुलिस पकड़ती है और उसके घर से फेक डॉक्यूमेंट्स भी बरामद होते हैं। उसके बाद आर्यल मोपलवार ने तेलगी के स्टैम्प पेपर लाइसेंस को कैंसिल कर दिया, लेकिन तेलगी बाहर था क्योंकि वो सिस्टम को पैसे देता था। अब तेलगी को याद आता है राम रतन की वो बात, जब ट्रैवल एजेंट वाले मामले में तेलगी पहली बार जेल गया था। राम रतन ने बताया था कि अगर हम किसी तरीके से स्टैम्प पेपर को प्रिंट कर पाएँ तो एक तरीके से हम खुद का नोट प्रिंट कर रहे होंगे। तब तेलगी की नज़र जाती है इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक की तरफ, जहां पर हर तरीके का स्टैम्प प्रिंट होते थे। सबसे पहले तेलगी वहां के एम्प्लॉय को सेट करता है और धीरे धीरे वहां के डिप्टी जनरल मैनेजर गंगा प्रकाश तक पहुंचता है और गंगा प्रकाश को भी अपने साइड कर लेता है। साथ में तेलगी नए नए शहर में अपने फ्रंटमैन के नाम पर लाइसेंस ले रहा था और उनके नाम से ही ऑफिसेस भी बनवा रहा था। तेलगी बिजनेस को इतना तेजी से एक्सपेंड इसलिए कर रहा था क्योंकि ISP के डिप्टी जनरल मैनेजर गंगा प्रकाश भी उसके ही साइड हो गए थे। और अब जल्दी ही तेलगी को नई प्रिंटिंग मशीन भी मिलने वाली थी और प्रिंटिंग मशीन मिलते ही उसका प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ता और सप्लाई को मैनेज करने के लिए उसको बहुत सारी ऑफिसेस चाहिए थी। ISP में अगर कोई मशीन खराब हो जाती थी तो गवर्नमेंट का एक प्रोसीजर होता है उसको डिस्ट्रॉय और डिसमेंटल करने का। मशीन को बेसिकली डिसमेंटल किया जाता है, यानी सारे पार्ट्स को अलग अलग किया जाता है और अलग अलग कंपनी को सेल कर दिया जाता है। और मशीन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट प्रिंटिंग प्लेट, उसको किसी को ना देकर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि तेलगी अपने फ्रंटमैन के नाम पर बहुत सारे ऑफिसेज ओपन कर चुका था, तो गंगा प्रकाश की मदद से उसी के सारे कंपनी को अलग अलग पार्ट मिलते हैं और प्रिंटिंग प्लेट को डिस्ट्रॉय ना करके तेलगी के आदमियों को दे दिया जाता है। अब आप बोलेंगे मशीन तो ख़राब थी, इससे कैसे प्रिंट हो सकता है? तो दोस्तों मशीन ख़राब नहीं थी, उसको ख़राब दिखाया गया था ताकि गवर्नमेंट इसको हटाने का आदेश दे और नई मशीन को अलॉट कराए और हम पुरानी मशीन को तेलगी को दे सकें। अब तेलगी के आदमी मशीन के पार्ट्स को लेकर एक जगह पहुंचते हैं, उसको असेंबल करते हैं और अब शुरू होती है स्टैम्प प्रिंटिंग। और तेलगी को स्टैम्प प्रिंटिंग करने के लिए जो सारे रॉ मटेरियल चाहिए होते थे, लाइक बॉन्ड पेपर, इंक, प्लेट्स, डाई, प्रोडक्शन शेड्यूल, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाती थी। स्टैम्प प्रिंटिंग के बाद उसके आदमी अलग अलग ऑफिसेस में सेंड करते थे और वहाँ से तेलगी के सेल्स एग्जीक्यूटिव आगे क्लाइंट्स को सेल करते थे। अब तेलगी करोड़ों में खेल रहा था, लेकिन अभी भी उसकी ग्रोथ एक पॉइंट पर जाकर रुक जा रही थी, क्योंकि उसके पास जो टीम थी
वो काम कर तो रही थी, लेकिन उसके पास प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा था क्योंकि उसकी मशीन 24/7 चलती थी। तब उसने गवर्नमेंट के वेंडर्स को भी अपने साथ कनेक्ट किया, जहां गवर्नमेंट का स्टैम्प सेल करके वेंडर्स थोड़ा सा कमीशन कमाते थे, वहीं तेलगी उन लोगों को ज़्यादा मार्जिन कमीशन देता था ताकि वेंडर्स उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो पाएँ। और ऐसा ही हुआ, वेंडर को कोई भी एतराज़ नहीं हुआ क्योंकि प्रिंटिंग की क्वालिटी एकदम असली थी और वेंडर्स ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हुए तेलगी के इस बिज़नेस में, और इस कारण तेलगी का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बहुत तेज़ी से हुआ। अब तेलगी पैसों में नहा रहा था। इसी बीच तेलगी एक बार डांसर के ऊपर 93 लाख रुपए एक रात में उड़ा देता है। अगर आज के इन्फ्लेशन को देखा जाए तो ये पैसे तकरीबन आज के 5 करोड़ 11 लाख रुपए के बराबर होते हैं। अब जब ये खबर बाहर आती है और उन पुलिस वालों को पता चलती है जो तेलगी के स्कैम में उनके साथ थे, तो उन लोगों ने पैसे के बजाय अब तेलगी के बिजनेस में हिस्सेदारी मांगना चाहा। अब ये चीज़ तेलगी को मंजूर नहीं थी और इसने साफ मना कर दिया। साथ में मार्केट में फेक स्टैम्प भी पकड़े जाने लगे, लेकिन तेलगी को कोई इसलिए हाथ नहीं लगा पा रहा था क्योंकि उसके सर पे बहुत बड़े बड़े मिनिस्टर्स का भी हाथ था। लेकिन जब ये फेक पेपर्स की बात मीडिया में आगे आती है तो पूरे देश में ये आग की तरफ फैल जाती है। अब ऊपर से भी ऑर्डर्स आने लगते हैं, तब पुलिस कुछ जाकर एक्टिव होती है और अपना काम करती है और तेलगी के आदमी को ढूंढती है। लेकिन तेलगी के खिलाफ कोई भी ज़्यादा सबूत नहीं मिलता है क्योंकि उसके नाम पे कोई ऑफिसेस थी ही नहीं। अब यहाँ पर आते हैं जयंत यम तिनेकर। ये बेसिकली तेलगी के गाँव खानापुर से बिलोंग करते थे, जहाँ तेलगी का परिवार गरीब हुआ करता था। वहीं जयंत एम तिनेकर एक हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। इनका एक होटल बिजनेस था। अब जब इन्होंने देखा कि तेलगी गाँव में इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी खरीद रहा है, कुछ समय पहले उसके घर पे खाने को नहीं होता था, अब वो इतना रिच कैसे हो गया, तब उनको लगता है यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है। और ये 1996 से ही तेलगी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में जुट गए। और सबूत इकट्ठा करने के दौरान इनको यह भी पता चलता है कि पुलिस भी तेलगी के ही साइड है, तो इन्होंने एविडेंस को पुलिस को ना दे करके ये पहुंचते हैं उस समय के अपोजिशन लीडर मिस्टर BS येदियुरप्पा के पास। अब जब अपोजिशन पार्टी बात मीडिया में उछालती है, तब जाकर गवर्नमेंट पर प्रेशर ज़्यादा आता है। अब जाकर एक इन्वेस्टिगेशन टीम स्टैम्पिड का गठन होता है इस केस के लिए। अब धीरे धीरे ये टीम तेलगी के आदमी को पकड़ने लगी, लेकिन तेलगी अभी भी हाथ नहीं आ रहा था। और दोस्तों, आखिरकार 7 नवंबर 2001 को तिनेकर पुलिस को टिप देते हैं कि तेलगी अजमेर शरीफ की दरगाह में माथा टेकने आ रहा है। फिर यहाँ से तेलगी को अरेस्ट किया जाता है। चार्जशीट फाइल होने के बाद बेंगलुरु सेंट्रल जेल में तेलगी को रखा जाता है। लेकिन जेल के अंदर से भी तेलगी अपना बिजनेस फ़ोन की मदद से रन करता है, और ये सब करने में उसकी मदद जेल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट नाजरप्पा और जेल के सुपरिटेंडेंट जयासिम्हा कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, अब एक मर्डर केस सामने आता है। होता कुछ ऐसा है कि ऊपर से ऑर्डर आने के बाद पुलिस तेजी से तेलगी के केस पर काम कर रही थी, और मुंबई में इन्वेस्टिगेशन के दौरान भारी संख्या में फेक स्टैम्प पेपर तेलगी के एक आदमी के पास से मिलते हैं। और पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि तेलगी के हाथ से एक मर्डर भी हुआ है। अब ये मर्डर होता है तेलगी के ड्राइवर क्रिस्टोफर भाटी का, जिसने तेलगी के चेन्नई के ऑफिस से 1,80,000 रुपये चुराया था और ये बोलता रहा कि पैसे किसी ने चोरी कर लिए। लेकिन जब ये सच्चाई सबके सामने आती है, तब तेलगी के आदमी उसको उसके गांव से उठा कर लाते हैं, यह कहकर कि चलिए बात से मामला को सॉल्व करते हैं, तुम भाई के सबसे इम्पोर्टेंट आदमी हो और तुम हमारे साथ चलो। और क्रिस्टोफर भाटी जब तेलगी के यहाँ पहुँचता है तो उसे बहुत पीटा जाता है, उसके कारण उसकी डेथ हो जाती है। यह केस जब मुंबई पुलिस के सामने आता है, तब मुंबई पुलिस बेंगलुरु पुलिस से तेलगी की कस्टडी मांगती है, लेकिन पुलिस तो उसके ही साथ थी, चाहे बेंगलुरु की हो चाहे मुंबई की हो, इसलिए ये केस बहुत ही धीरे धीरे चल रहा था। फिर 2003 में जाकर अन्ना हजारे ने इस केस पर PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करते हैं, तब जाकर यह केस आगे बढ़ता है क्योंकि अब यह केस CBI के हाथ में चला जाता है। फिर जाकर तेलगी के फेक स्टैम्प बिजनेस पर ताला लगता है और बहुत सारे पुलिस ऑफिसर मिनिस्टर्स जेल भी जाते हैं। इसके बाद तेलगी का नार्को टेस्ट कराया जाता है। कहा जाता है कि इस टेस्ट के दौरान तेलगी ने बहुत सारे पुलिस वाले बड़े पॉलिटिशियंस के नाम सामने लिए थे, उनको पैसे देने को भी एडमिट किया था। इन नामों में NCP चीफ शरद पवार और चेतन भगत जैसे पॉलिटिशियन का भी नाम सामने आया था। लेकिन टेस्ट होने के बाद खुद तेलगी ने ही टेस्ट रिपोर्ट को झूठा बता दिया और बोला कि मैं कभी शरद पवार और चेतन भगत से मिला तक नहीं। अगर अरेस्ट होने की बात किया जाए तो 2003 में अनिल गोटे अरेस्ट हुए, जो उस समय महाराष्ट्र के धुले डिस्ट्रिक्ट के MLA थे, और सितंबर 2003 में कृष्णा यादव अरेस्ट होते हैं, जो कि हैदराबाद से MLA थे। तेलगी को सबसे ज़्यादा 13 साल की सज़ा हुई, 250 करोड़ रुपए का जुर्माना लगता है। ये तब के समय का सबसे बड़ा जुर्माना था। आगे चलकर 23 अक्टूबर 2017 को तेलगी पुलिस कस्टडी में विक्टोरिया हॉस्पिटल के अंदर आखिरी सांस लेता है। बताया जाता है कि तेलगी को डायबिटीज़ थी, जिसके कारण उसका हार्ट फेलियर हुआ और इसी से उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन दोस्तों, अभी भी कुछ लोगों को लगता है कि इस केस में तेलगी ने बताया था कि बड़ी मछली भी शामिल हैं, तो उनका नाम सामने ना आ जाए, इसके लिए तेलगी को मरवा दिया गया है। आपको क्या लगता है दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये वीडियो और हमारा रिसर्च आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।
Politicians are the backbone of the business.